नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिंपल सॉल्यूशन बाय आरपी यादव चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ की संपूर्ण जानकारी। अगर फ्रेंड्स आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी पीएफ से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो फ्रेंड्स आज हम आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही वीडियो में सारे क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए। आज आपकी पीएफ की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं और सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कुछ यहाँ पर सवाल लिखे हैं कि पीएफ क्या होता है। फ्रेंड्स, पीएफ क्या होता है? पीएफ सैलरी से कितना डिडक्ट होता है, पीएफ अकाउंट में कंपनी कितना पैसा जमा करती है। इसके बाद में हमने लिखा है कि ईपीएफ ईपीएस 95 क्या होती है और पेंशन में कितना पैसा जमा होता है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पीएफ क्या होता है। फ्रेंड्स, पीएफ पीएफ आपने सुना होगा फ्रेंड्स। एक आपने सुना होगा ईपीएफ, एक आपने सुना होगा वीपीएफ, एक आपने फ्रेंड्स सुना होगा पीपीएफ, फ्रेंड्स एक आपने सुना होगा जीपीएफ। फ्रेंड्स, ईपीएफ की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि। दूसरे नंबर के ऊपर जो फ्रेंड्स आता है वो वीपीएफ। वीपीएफ की अगर हम बात करें तो वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके बाद आता है जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। लेकिन फ्रेंड्स, जो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ईपीएफ, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। तो जो भी कर्मचारी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये वीडियोस आज उनके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज आप कंटिन्यू देखिए। आपके सारे डाउट्स मैं एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं पीएफ क्या होता है। फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट 1952 में एक एक्ट लेकर के आई थी, एक कानून लेकर के आई थी कि जो भी कर्मचारी किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर में अगर कोई काम कर रहा है तो उनकी सैलरी से पीएफ काटना अनिवार्य है, ताकि वो जब जॉब से रिटायरमेंट ले लें या फिर जॉब लेस हो जाए, उस केस में उनके पास में कुछ जमा पूंजी हो, कुछ पैसा उनके पास में जो है इकट्ठा हो के रखा हुआ हो किसी अकाउंट के अंदर में, ताकि वो उनको रिटायरमेंट के बाद या फिर जॉबलेस होने के बाद में अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इसको देखते हुए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ये एक्ट लेकर के आई थी प्रोविडेंट फंड का। उसके बाद में हम देखते हैं पीएफ सैलरी से कितना डिडक्ट होता है। फ्रेंड्स, जो कानून है, रूल के अकॉर्डिंग अगर कंपनी में कोई भी कर्मचारी काम करता है तो उसकी सैलरी से 12%, 12% जो है पीएफ आपकी बेसिक सैलरी का डिडक्ट कर लिया जाता है। इसमें बाद में कुछ अमेंडमेंट्स और भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग एचआरए को एग्जेम्प्ट किया गया है, कन्वेंस को इंक्लूड कर लिया गया है और भी काफी हेड्स को इंक्लूड किया गया है। लेकिन स्टार्टिंग में जो था वो बेसिक सैलरी, आपकी सैलरी का 12% जो पैसा है वो आपका कंपनी डिडक्ट कर लेती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पीएफ अकाउंट में कंपनी कितना पैसा जमा करती है। आपका तो 12% डिडक्ट कर लिया, लेकिन कंपनी कितना जमा कर रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, जितना आपका कंपनी ने डिडक्ट किया है उससे भी ज्यादा पैसा कंपनी आपका पीएफ में जमा करती है। फ्रेंड्स, कंपनी जो जमा करती है वो 13% जमा होता है। 13% का ब्रेकअप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जमा होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में। ईपीएस 95, तो ईपीएस 95 के बारे में अगर बात करें तो फ्रेंड्स ईपीएस होता है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। 95 इसलिए लगा है कि 1995 में गवर्नमेंट इस रूल को लेकर के आई थी कि जो भी कर्मचारी पीएफ से जुड़े हुए हैं उन कर्मचारियों का कुछ पैसा ईपीएस में जमा होगा, यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में। और जब वो उनकी एज 58 ईयर्स की हो जाएगी, यानी कि वो रिटायरमेंट के बाद में उनको ये कुछ अमाउंट जो है वो पेंशन के रूप में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ईपीएस 95 है। और इसमें कितना पैसा जमा होता है इसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको ना पूरे डाउट ही क्लियर कर देता हूं। सारे आपके सवालों के जवाब एक ही वीडियो में क्लियर करके दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि कंपनी जो जमा करती है पैसा 13%, 13%, जो कि आप देख रहे हैं कि जितना एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है उससे भी ज्यादा
पैसा कंपनी जमा कर रही है, तो वो 13% जो पैसा है, आप कह रहे होंगे कि जी बहुत सारे आपने कर्मचारियों के सवाल सुने होंगे कि बहुत सारे कर्मचारियों से आपने सुना भी होगा कि जी पीएफ का जो पैसा है ना वो कंपनी डबल कर देती है। पीएफ इसलिए कटवाना चाहिए क्योंकि पीएफ डबल हो जाता है। वो डबल इसीलिए हो जाता है कि 12% तो जो है वो कर्मचारी जमा करता है, कर्मचारी ने जमा किया। इसके अलावा 13% आपके नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर या फिर कंपनी ने जमा किया। तो ये तो टोटल अगर देखेंगे तो हम तो 25% हो गया ना, आपका कटा तो है 12%, लेकिन हो गया आपका 25%, तो ऑटोमेटिक तो डबल हो गया। लेकिन अगर आप पासबुक को अगर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो पासबुक में आपको 24% दिखेगा 25 की जगह। तो ये 1% पैसा कहां जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 13% जो पैसा कंपनी जमा करती है उसका एक ब्रेकअप है। उसका ब्रेकअप क्या है कि जो इसमें से 3.67% जो पैसा है वो डायरेक्ट आपका पीएफ अकाउंट में चला जाता है। जो आपका पीएफ अकाउंट होता है उसके अंदर चला जाता है। ये आप अगर अपनी पासबुक को ओपन करेंगे, पासबुक अगर आप लोग देख सकते हैं, आज के दिन तो ऑनलाइन अवेलेबल है पासबुक भी, तो आप अगर उसमें देखेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा 3.67% आपका जो पैसा वो डायरेक्ट पीएफ अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद में 8.33% जो पैसा है वो आपका ईपीएस में चला जाता है, यानी कि आपका पेंशन में चला जाता है। पेंशन की भी एक अलग से कॉलम आती है, जब हम पासबुक देखते हैं तो उसके अंदर भी कुछ अमाउंट दिखाता है। तो जो आपका डिडक्ट होता है, कंपनी जो 13% जमा करती है उसमें से 3.67 पीएफ अकाउंट में जाता है, 8.33% जो है ईपीएस यानी पेंशन में जाता है। इसके अलावा 0.5% जो पैसा है वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो पैसा कंपनी और आपका डिडक्ट करके पीएफ डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है, उस पैसे को मैनेज करने के लिए जो वहां पर कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंट लग रहा है, उसके अलावा कंप्यूटर एक्सपेंसेस है, सर्वर एक्सपेंसेस है, इंटरनेट एक्सपेंसेस है, यानी कि उन सब का खर्चा और इस पैसे को मैनेज करने के लिए जो कि अमाउंट दी जाती है वो 0.5% आपकी कंपनी आपका जमा करती है भारत सरकार के पास में कि आप इस पैसे को मैनेज कीजिए, हम इसके अगेंस्ट में आपको 0.5% पैसे दे रहे हैं ताकि आप इस पैसे को मैनेज कर लो, इसके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में। इसके अलावा फ्रेंड्स 0.5% पैसा जो है वो ईडीएलआई में जाता है, ईडीएलआई। अब फ्रेंड्स आप में से बहुत लोगों ने तो ईडीएलआई का नाम ही नहीं सुना होगा। ईडीएलआई होता है फ्रेंड्स एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस यानी कि जो भी एम्प्लॉई पीएफ स्कीम के, जो कि पीएफ के मेंबर्स हैं, जिनका कि आज के दिन में पीएफ डिडक्ट हो रहा है, जिनका यूएन नंबर आज के दिन एक्टिव है, जिनका पीएफ में पैसा जमा होता है, फ्रेंड्स उनका आपके नियोक्ता के द्वारा और ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसके द्वारा आपका इंश्योरेंस होता है। और ये इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक का होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपका कितना पैसा है, आपकी ईयर ऑफ सर्विस कितनी है, एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। अगर आपको यानी कि कोई भी जो कर्मचारी है किसी कारणवश कोई हादसा हो जाता है तो उस केस में उसका जो लीगल हायर होता है या फिर नॉमिनी जो उन्होंने नॉमिनेट कर रखा होगा, ई नॉमिनेशन जरूर करें फ्रेंड्स। हमने लेटेस्ट एक वीडियो बनाई थी ई नॉमिनेशन के ऊपर, आप उसको देख करके ई नॉमिनेशन जरूर करें, ई नॉमिनेशन बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये जो ईडीएलआई होती है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, तो फ्रेंड्स जो भी एम्प्लॉइज जिनका पैसा डिडक्ट होता है, पीएफ जमा होता है, उनका 3 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। किसी भी दुर्घटनावश या किसी भी रीजन से अगर
जो मेंबर है, मेंबर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को ये पैसे मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो किसी को जानकारी ही नहीं होगी, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के बारे में। तो आपका जो पैसा है वो 3 तरह से मैनेज हो रहा है आज के दिन, यानी कि आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो 3 बेनिफिट पीएफ की तरफ से मिल रहे हैं। सबसे पहला तो आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है, दूसरा जो है वो यानी कि ईपीएस में जो जा रहा है, यानी कि पेंशन में जा रहा है, पेंशन में जो पैसा जा रहा है। इसके द्वारा तीसरे नंबर के ऊपर जो कि आपका इंश्योरेंस हो रखा है, EDLI, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जिसमें कि आपको 3 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए तक के किसी भी रीजन से कोई हादसा होने के ऊपर अगर किसी भी मेंबर की कोई डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमने जानी कि कंपनी कितना पैसा जमा करती है। फ्रेंड्स ये 13% जो जमा करती है वो इन्हीं में जमा होता है। जो कर्मचारी का जो पैसा होता है ना 12%, जो 12% वो डायरेक्ट इस पीएफ अकाउंट के अंदर में जमा होता है, उसका कोई ब्रेकअप नहीं है, वो पेंशन में भी नहीं जाता है, वो ईडीएलआई में भी नहीं जाता है। ये दोनों के दोनों आपकी कंपनी जमा करती है, दोनों, पेंशन का पैसा भी और ईपीएस का भी। यानी कि 12% जो आपका डिडक्ट हुआ था वो तो डायरेक्ट पीएफ अकाउंट में जाता है। इसके अलावा कंपनी का 3.67 यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जाता है वो 15.67% पैसा आपका जमा होता है पीएफ में। इसके अलावा 8.33 जो पैसा होता है वो आपका जाता है पेंशन में। इसके अलावा जो पैसा है 0.5% वो आपका जाता है ईडीएलआई में। तो फ्रेंड्स ये आपका आज के दिन अमाउंट का ब्रेकअप है, जो आपको पासबुक में भी डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। जब पासबुक ओपन करते हैं तो उसमें अलग अलग से कॉलम होते हैं कि एम्प्लॉय शेयर, पेंशन शेयर। तो ये आप उसको जब स्टडी करेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा प्रॉपर तरीके से ना, आपके पासबुक में दिखेगा कि कितना पैसा आपका आपकी तरफ से जमा हुआ है, कितना आपके नियोक्ता ने, आपकी कंपनी ने जो है पीएफ में जमा किया है, कितना आपकी कंपनी ने पेंशन में जमा किया है। ये पूरा का पूरा ना आपको उसके पासबुक के अंदर में पूरा स्टडी करोगे ना तो उसको आपको प्रॉपर दिखाई देता है। फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पीएफ में केवाईसी के बारे में। फ्रेंड्स ये तो आप सभी ने सुना होगा कि हमें पीएफ में केवाईसी करवानी है या हमें पीएफ में केवाईसी करनी है। फ्रेंड्स केवाईसी क्या होता है, केवाईसी के बारे में बताता हूं। नो योर कस्टमर, केवाईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जाने। कस्टमर को कैसे जानोगे जी, उसका जो आईडी प्रूफ जमा करते हैं उसी से तो जानेंगे। आप बैंक में भी जब अपना अकाउंट खुलवाते हैं उस केस में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या और कोई आईडी प्रूफ आप देकर के अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी एम्प्लॉयर, कोई कंपनी जब आपका पीएफ अकाउंट नंबर जनरेट करती है उस टाइम के ऊपर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, 3 चीजें जमा करवाती है जिसे कि पीएफ केवाईसी के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपका नंबर 1 के ऊपर जो आता है वो आता है आधार, दूसरे नंबर के ऊपर आता है वो आता है आपका पैन, तीसरे नंबर के ऊपर जो आता है वो आता है आपका बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स अगर आधार की हम बात करें, आधार केवाईसी, तो आधार केवाईसी का क्या है फ्रेंड्स कि 2018 में ईपीएफओ एक रूल लेकर के आया था, एक कानून, नया नियम एक लेकर के आया था ईपीएफओ कि जितने भी कर्मचारी नए भर्ती करती है कंपनी और उनका पीएफ पे रजिस्ट्रेशन अगर कर रही है तो उस केस में जो नियोक्ता है, जो कंपनी है, उसको उसकी आधार की केवाईसी करनी जरूरी है। अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन करते समय कर्मचारी का आधार की अगर केवाईसी नहीं करी तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 2018 के बाद हुआ है तो आपकी पीएफ की केवाईसी श्योर है कि हो रखी होगी, क्योंकि उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ होगा, ईपीएफओ का रूल है। तो अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है इसका मतलब आपका यूएएन 2018 से पहले का। 2018 से पहले जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं वो चेक कर रहे हैं कि उनकी आधार की केवाईसी हो रखी है, नहीं हो रखी है। अगर नहीं हो रखी है तो हमारी वीडियो देखो केवाईसी की और आप केवाईसी कर लो। अगर आपका 2018 के बाद की है तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो रखी होगी। फिर भी एक बार आपको श्योरिटी करनी है तो आप चेक कर सकते हैं मेंबर होम के पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर जाकर के, हमारा केवाईसी वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है।
है ना। उसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं पैन कार्ड। आपका फ्रेंड्स पैन की केवाईसी करनी जरूरी है। पैन की केवाईसी अगर फ्रेंड्स अगर आप नहीं करेंगे ना तो उस केस में आपका टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। टैक्स की रेट ईपीएफओ की बहुत ज्यादा है, 30 पॉइंट समथिंग है फ्रेंड्स। अगर आपने विड्रॉल किया उसका भी कुछ फंडा है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब फॉर्म 15G जिस टाइम के ऊपर आपको फॉर्म 15G की वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर आप फॉर्म 15G की हमारी वीडियो देखेंगे ना तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपका जो कि टैक्स है वो 31% तक डिडक्ट हो सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, वो उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 31% तक आपका टैक्स की डिडक्शन हो सकती है अगर आपने अपने पैन कार्ड की केवाईसी नहीं कर रखी है। तो फ्रेंड्स आप अपने पैन कार्ड की केवाईसी इमीडिएट कर लीजिए, इमीडिएट हमारी वीडियो देखिए केवाईसी वाली और अपनी कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आपको क्यों रिस्क लेना, आज के दिन आप कर रहे हो सकता है आप को उस टाइम के ऊपर में जब आप विड्रॉल करने जाओ उस टाइम के ऊपर आपको इतनी इमरजेंसी आ जाए कि आपको एक हफ्ते के अंदर में आपको पीएफ विड्रॉल करना है। आप कर तो लोगे विड्रॉल, लेकिन केवाईसी करने में टाइम लग जाएगा आपको 4 से 5 दिन का। तो आप उसमें पीएफ मेंबर की तरफ से करोगे या आपका एम्प्लॉयर डिजिटल साइन करेगा, उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आईटीडी से आपका अप्रूवल आएगा, तो बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो आप पैन कार्ड की केवाईसी इमीडिएटली अपनी कंप्लीट कर लीजिए, हमारा वीडियो देखिए कर लीजिए। उसके बाद में बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की केवाईसी का क्या होता है फ्रेंड्स, आज आपका पीएफ आप जमा करवा रहे हो, कल को आपको निकालना भी है ना। तो जब आप निकालेंगे तो आप अपने कौन से बैंक अकाउंट के अंदर निकालना चाहते हैं, इसी की तो जानकारी पीएफ डिपार्टमेंट ले रहा है। भैया किस बैंक खाते में आपको पैसा चाहिए, तो आप अपना जो बैंक अकाउंट लिंक करोगे उसी बैंक अकाउंट की कैंसिल चेक या फिर आपकी पासबुक की फोटो लगेगी जिस टाइम के ऊपर आप विड्रॉल करने के लिए जाओगे। तो इस बैंक अकाउंट की केवाईसी करनी है, पैन कार्ड की केवाईसी करनी है। आधार का मैंने बताया कि 2018 के बाद अगर आपका यूएएन जनरेट हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आधार की ऑलरेडी हो रखी होगी। 18 से पहले गए तो एक बार चेक कर लो, नहीं हुई है तो भैया केवाईसी वाली वीडियो देखो और कर लो। बहुत सिंपल है, केवाईसी के बारे में आज आपको पूरी नॉलेज मैंने दे दी है। चलो उसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं विड्रॉल। क्योंकि भैया पीएफ अगर जमा हुआ है दोस्तों, पीएफ अगर आपका जमा हुआ है आपके यूएन के ऊपर, आपके पीएफ अकाउंट के ऊपर, तो कल को निकालना भी है। तो निकालोगे कैसे उसको, तो निकालने का जो तरीका है, निकालने का जो तरीका वो है, एक तो आप पीएफ से एडवांस ले सकते हैं, एडवांस का फंडा है। सेकेंडरी जो है वो है पीएफ फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। दो तरीके हैं फ्रेंड्स, नंबर 1 के ऊपर ये, नंबर 2 के ऊपर ये है। तो पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं पीएफ से एडवांस। तो एडवांस को जो जिस फॉर्म से हम निकालते हैं उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 31, फॉर्म 31। इसे एडवांस के नाम से जानते हैं। जब भी आप एडवांस निकालोगे आपको फॉर्म 31 जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन भरा जाता है फ्रेंड्स। निकालना है एडवांस, हमारी वीडियो देख लो भाई, फॉर्म 31 हमने वीडियो बना रखी है, कैसे आप खुद से फॉर्म भर के अपना पीएफ का एडवांस निकाल सकते हैं। और आप आसानी से फॉर्म भरिए, आपके बैंक अकाउंट में 1 हफ्ते में पैसे आएंगे गारंटेड। ठीक है, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हैं, कैंसिल चेक और पासबुक जिस तरह से हमने वीडियो में बताई थी वैसे अपलोड कर दीजिए, आपका 1 हफ्ते में पैसा आपके खाते के अंदर आएगा एडवांस वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्म 31। अब इसका क्या नियम है, इसका नियम ये है फ्रेंड्स कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते करते अगर आपको जॉब करते करते अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पीएफ से एडवांस निकाल लो, पीएफ से एडवांस निकाल लो। ठीक है, आपको घर बनाना है, उसके रीजन है, आप इलनेस का रीजन है, कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया निकालना चाह रहे हैं। अभी पीछे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कोविड का तो बहुत ही अच्छा रीजन था, क्योंकि उसके अंदर तो जो है ना 1 दिन में आपके पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ रहा था। इस तरह से गवर्नमेंट ने भी एक अलग से प्रोविजन दिया था कि कोविड के जितने भी एडवांस के केस आ रहे हैं वो सेम डे सेटल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर जॉब करते करते आपको पैसा निकालना है तो भी आप एडवांस निकाल लो। अलग अलग रीजन है इसके, घर बनाना है या फिर बीमार का कोई इलनेस का केस आ गया, या फिर इसके अलावा जो है कोई मैरिज का केस है, बच्चों की शादी है या खुद की शादी है, जो भी है उस केस में उसमें डल जाता है मैरिज का भी है इसमें। जो अमाउंट आप निकालना चाह रहे हैं वो डालिए। वो पीएफ के अलग अलग क्लोज हैं, कितना परसेंट किस रीजन के ऊपर आपको मिलता है, जो आपका शेयर होगा उसके ऊपर आपको विड्रॉल होकर के 1 हफ्ते में विद इन ए वीक, लगभग विद इन ए वीक होता है,
विद इन ए वीक, कोई बीच में हॉलीडेज वगैरह आ गई, या फिर जो आपके पीएफ कोड को जो देख रहा है, जो पीएफ का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, वो लीव पे गया हुआ है तो बात अलग होती है, अदरवाइज एक हफ्ते में पैसे आ जाते हैं फ्रेंड्स। सेकेंडरी में अगर हम देखेंगे तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के जो फॉर्म होते हैं वो एक होता है फॉर्म 19, फॉर्म 19, दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म 10C। फ्रेंड्स ये होता है आपके पीएफ के पैसे को निकालने का, पीएफ का जो अमाउंट है उसको, ये होता है आपके पेंशन को पैसे का निकालने का। फ्रेंड्स अगर पीएफ का पैसा निकालना है, जाहिर सी बात है फाइनल सेटलमेंट करने का है कि आपको दोनों ही निकालने हैं, ठीक है, दोनों। ये किस केस में नहीं निकलेगा मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो ये वैसे निकल जाता है, लेकिन कुछ इसकी कंडीशंस हैं, जैसे ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस आपकी अगर 9 ईयर 7 मंथ यानी 9 साल 7 महीने, पीएफ में 10 साल कंसिडर हो जाते हैं 9 साल 7 महीने, तो उस केस में आपकी जो है ना, आप पेंशन विड्रॉल नहीं कर सकते, या तो 9 साल 7 महीने से पहले आपको निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे? जॉब छोड़नी पड़ेगी। इसके अंदर भी प्रोविजंस है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप तभी कर सकते हैं जब या तो आपने रिटायरमेंट ले ली हो, या फिर सेकेंडरी में आपने जॉब छोड़े हुए 60 दिन से ज्यादा हो गए हों, यानी कि 2 महीने से ऊपर हो गए हों, तो आप ये दोनों फॉर्म भर करके आप अपने पीएफ का अमाउंट भी और आप अपने पेंशन का अमाउंट भी दोनों क्लेम कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर में, जिसकी आपने केवाईसी कर रखी है। एक विद इन ए वीक दोनों आपके फॉर्म के पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये आप तभी भर सकते हो जब आपको 60 डेज हो गए हों जॉबलेस, यानी कि आपने जॉब छोड़े हुए 60 दिन से ज्यादा हो गए हों। अगर फ्रेंड्स आपको 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आप दोनों फॉर्म भरिए, अपने अमाउंट को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके अपने बैंक अकाउंट में क्लेम कर लीजिए। अब सेकेंडरी में आता है फॉर्म फ्रेंड्स, फॉर्म 10C। फॉर्म 10C, फॉर्म 19 तो आसानी से आ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन 10C के कुछ अलग प्रोविजंस हैं पेंशन के। पेंशन का ईपीएस स्कीम 1995 जो हमने बताई थी, ईपीएस 1995, इसके रूल्स क्या कहते हैं? अगर किसी भी कर्मचारी का पीएफ 9 साल 9 इयर्स और 7 महीने 7 मंथ अगर जमा हो गया है, तो आपकी फॉर्म 10C आप भर करके आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर सकते, आप ये निकाल नहीं पाएंगे। अगर आपको इससे ज्यादा हो गए हैं तो, इससे अगर आपको ज्यादा हो गए तो आप ये पैसा नहीं निकाल सकते। इस पैसे की आपको मिलेगी पेंशन, आपको पेंशन के रूप में ये पैसा मिलेगा जब आप रिटायरमेंट ले लोगे और जब आप पेंशन के लायक हो जाओगे, यानी कि 58 ईयर्स के बाद आपको इस पैसे की पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये आपके हैं कम, 9 साल 7 महीने से कम की अगर आपकी सर्विस है अगर आपकी कम, ये आप फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए और विद इन ए वीक आपका पूरा पैसा जो है आपका आपके बैंक अकाउंट के अंदर में क्लेम होकर के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है हमने ये भी जान लिया कि पीएफ का विड्रॉल का प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज को ना कंफ्यूजन होता है कि हम पेंशन निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, कितने टाइम के बाद नहीं निकाल पाएंगे, 2 फॉर्म क्यों भरे जाते हैं। तो 2 फॉर्म के बारे में पता लग गया, फॉर्म 31 तो एक तो एडवांस का हो गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के केस में भी 2 फॉर्म है। 2 फॉर्म क्या है कि एक तो आपको फॉर्म 19 है, एक 10C है, 19 पीएफ का है, 10C पेंशन का है, तो 2 तो भरने ही पड़ेंगे अगर 2 जगह पैसा जमा हुआ है तो। फॉर्म 31 में तो आपका पेंशन वाला तो विड्रॉल होगा नहीं, उस केस में तो ओनली सिर्फ आपका पीएफ का विड्रॉल ही होता है, इसलिए एक ही फॉर्म है फॉर्म 31। तो फ्रेंड्स लास्ट में एक हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय मेरे से कंपनी में पूछते रहते हैं, मैं भी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो बहुत सारे कर्मचारी मेरे पास आते हैं, वो आते हैं पीएफ के ट्रांसफर के रिगार्डिंग कि सर हम ना अपनी जो है ना ओल्ड एम्प्लॉयर यानी कि पुरानी जो आपकी कंपनी थी वहां से जॉब छोड़ करके आपके पास आए हैं सर, तो हमारा जो पीएफ का पैसा है ना वो मेरे को निकालना है, ठीक है, लेकिन बीच का गैप नहीं है 60 दिन का, 60 दिन का नहीं है तो आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ये पीएफ का रूल है, आप 19 और 10 से अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है कि वो बोलेंगे निकाल नहीं पाएंगे तो मेरा तो पुरानी कंपनी का पैसा फंस जाएगा। अब फंसता नहीं है फ्रेंड्स, यही जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। ओल्ड एम्प्लॉयर टू न्यू एम्प्लॉयर अगर आप आए हैं, यानी कि अपनी पुरानी कंपनी छोड़ करके नई कंपनी के आपने ज्वाइन अगर करी है,
और अगर आपके बीच का गैप 60 दिन से कम का है तो आप फ्रेंड्स फुल एंड फाइनल तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि रूल है, आप नहीं निकाल पाओगे भाई, पीएफ से ऊपर थोड़ी ना है कोई। तो इस केस में आप फ्रेंड्स क्या कीजिए, आप फॉर्म 13 अप्लाई कीजिए, फॉर्म 13 जिसको ट्रांसफर का फॉर्म बोलते हैं, जिसको कि ट्रांसफर का फॉर्म बोलते हैं। ट्रांसफर का फॉर्म किस चीज का ट्रांसफर, अपनी पुरानी कंपनी के पैसे को नई कंपनी में ट्रांसफर करने का जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म 13। तो फ्रेंड्स फॉर्म 13 आप जो है अप्लाई करके आप अपनी पुरानी कंपनी के पैसे को नई कंपनी में कर लो, आपका पैसा ट्रांसफर हो गया, पूरा पैसा इसमें आ गया, अब आप इसमें जॉब कर रहे हो। अब अगर आप फिर दोबारा से अपनी जॉब चेंज करते हो, न्यू एम्प्लॉयर के पास चले गए और फिर बीच का जो गैप है आपकी जॉब का वो 60 दिन से कम है, तो उस केस में क्या करोगे, फिर दोबारा से अगर आपने जॉब छोड़ दी है फॉर्म 13 अप्लाई कीजिए, फॉर्म 13 आप भरेंगे तुरंत आपका पैसा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, तो आपका नए एम्प्लॉयर के पास फिर से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पैसा ना जो है ना ये आपका फंसता नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉय मेरे से पूछते हैं, बोले सर मेरे तो पैसे फंस जाएंगे, प्लीज मेरा तो 2 महीना रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। भाई मेरे ऊपर तो ईपीएफओ बैठा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी हुई है ना, मेरे तो आकर के इंस्पेक्शन कर देंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। तो ऐसा है कि हमें तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, कंपनी तो रजिस्ट्रेशन करेगी क्योंकि उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी हुई है, ईपीएफओ है ना। तो आप फॉर्म 13 अप्लाई कीजिए, अपने पैसे को ट्रांसफर कीजिए, उसमें कंपनी तो रजिस्ट्रेशन करेगी, वो तो रोक नहीं सकती, आप अपने पैसे को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्म 13 है, बहुत सारे एम्प्लॉय मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर फॉर्म 13 भरने की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें तो सिर्फ हमारा यूएन नंबर जो है ना वो तो सेम है, आप उसी यूएन को रजिस्टर कर लीजिए, यूएन नंबर अगर सेम है तो आप फॉर्म 13 हमारा क्यों अप्लाई कर पा रहे हो, है ना, मेरा तो पैसा उसी यूएन नंबर के ऊपर जमा होगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपको बता देता हूं, जैसे ये एम्प्लॉय तो सेम है, यूएन नंबर आपका सेम ही रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन नया आपका जो है कंपनी करेगी वो सेम यूएन नंबर को रजिस्ट्रेशन करेगी पीएफ के पोर्टल के ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग पीएफ अकाउंट जनरेट होता है, यानी कि इसका जो पीएफ अकाउंट है वो अलग मिलेगा, इसका पीएफ अकाउंट अलग मिलेगा, इसका पीएफ अकाउंट अलग मिलेगा। तो फ्रेंड्स सेम यूएएन के अंडर में, इसी यूएएन के अंडर में जब आप सर्विस हिस्ट्री आपकी खोल करके देखोगे ना, सर्विस हिस्ट्री की हमने वीडियो बनाई हुई है, आप अपनी जो है ना सर्विस हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि आपने कितने एम्प्लॉयर्स के पास काम किया है ना, कितनी कंपनियों में काम किया है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपकी डेट ऑफ एग्जिट क्या है, प्रॉपर आपको दिख जाएगी वहां पूरी आपकी हिस्ट्री, पूरी सर्विस हिस्ट्री। तो सर्विस हिस्ट्री में जो आप देखोगे ना, तो इस यूएन के अंडर में जहां जहां आपने काम किया है वो सारी कंपनियों के पीएफ अकाउंट आपको अटैच मिलेंगे, इसका पैसा अलग मिलेगा, इसका अलग, इसका अलग। तो ये आप जो है फॉर्म 13 भर करके और ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है। उस केस में अगर आप ट्रांसफर कर लेंगे तो आपका पूरा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, कभी फ्यूचर में आपको एडवांस निकालना पड़ा या फिर आपने जॉब छोड़ दी और जो है फाइनल सेटलमेंट करना है इजीली हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स मैं तो कहता हूं आप अपना पैसा एक जगह ट्रांसफर करके रखिए, दूसरा आप अपनी केवाईसी करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज क्या है ना अपनी केवाईसी आज के दिन चेक ही नहीं कर रहे, उसकी केवाईसी हो रखी नहीं हो रखी, जब विड्रॉल करना होगा उस केस में आएंगे फिर बोलेंगे जी हमारे तो बच्चों की शादी है या फिर मेरे को तो घर बनाना है इमीडिएटली, मेरे को तो 1 हफ्ते में पैसे की जरूरत है, सर कैसे भी कर दो ना, मेरा तो इमीडिएटली केवाईसी कर दो। ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स, उसमें टाइम लगता है, वो बैंक के पास जाएगी पहले अप्रूवल के लिए, फिर हमारे पास आएगी, फिर हमें भी अप्रूव करनी होती है, फिर आप फॉर्म भरोगे, फिर 1 हफ्ते का टाइम लगेगा ना, फिर हो सकता है उसमें कोई करेक्शन हो फॉर्म में, ईपीएफओ रिजेक्ट कर दे, है ना। तो आप फ्रेंड्स जो है ना अपनी केवाईसी करके रखिए। जितने भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनका पैसा एक जगह पर इकट्ठा करके रखिए, फॉर्म 13 अप्लाई कर करके एक जगह लास्ट जहां अभी आप काम कर रहे हैं वहां पर, ताकि निकालना पड़े तो तुरंत आपका पैसा जो है ना इमीडिएटली विद इन ए वीक आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने आज जो है ना आपको पीएफ की पूरी जानकारी जो है संपूर्ण कि कितना आपका फॉर्म आपका पैसा डिडक्ट होता है, कितना कंपनी जमा करती है, ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफर का फॉर्म क्या होता है ना, विड्रॉल कितने टाइप का होता है, एडवांस का क्या फॉर्म होता है, 19 का क्या होता है, पेंशन कब निकाल सकते हैं, कितने ईयर की सर्विस होनी चाहिए, है ना, कितनी
साल के बाद हमें पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, भैया उससे पहले तो कोई देता भी नहीं है ना जी। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हमने डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में जो है उसका रिस्पॉन्स करूंगा फ्रेंड्स। आपके कमेंट के ऊपर ना सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। आप मेरे को अगर कोई भी डाउट रहता है तो फिर आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। एक फ्रेंड्स जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है, वो है ई नॉमिनेशन की। ई नॉमिनेशन फ्रेंड्स, इसके ऊपर ना हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, और आप ना अपना ई नॉमिनेशन जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मेरे को पता है ना कि कल को किसी एम्प्लॉय के साथ में कुछ हो जाता है ना, तो उसके परिवार को कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे को पता है, मैंने बहुत सारे केस सेटल करवाए हैं, 2-2 3-3 साल का टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो मैं तो कहता हूं किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, हालांकि भगवान किसी के साथ कुछ करे ना, लेकिन फिर भी हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो अपना ई नॉमिनेशन ना जरूर करके रखें फ्रेंड्स, ताकि आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ई नॉमिनेशन करना बहुत ही आसान है, आप कुछ ही मिनट्स में आप हमारी वीडियो, हमने वीडियो डाली हुई है फ्रेंड्स, उसको देख करके आसानी से अपना ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको कि आपको लगता है कि इसकी और जानकारी की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखें। फिर आगे मिलते हैं नए सेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।